बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं आज जनाब सज्जाद अफजल साहब, जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं L 2391 से। तो आज हमारे इनसे कुछ सवालात हैं इनके इलेक्शन में आने के, जो मुहर्रकात हैं वो, उसके अलावा भी दीगर जो हमारी सियासी सूरत हाल है ख़ित्ते की, इसके ऊपर भी कुछ सवालात होंगे। मैं जनाब आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो रवायात हैं इलेक्शन लड़ने की, इनमें हम देखते हैं कि यहाँ पे लोग सरमाए की बुनियाद पे आते हैं, या किसी ख़ानदानी पस मंज़र पे, किसी शोहरत पे, या किसी बड़ी सियासी जमात का टिकट लेके वो यहाँ इलेक्शन में आते हैं। और इस हवाले से हम आपको देखते हैं तो आप तो तय दामन हैं। तो क्या ख्याल है आपका, मतलब क्या क्या ऐसा करने का क्या ज़रूरत पड़ी, या आप किस तरह इस चीज़ को मैनेज करेंगे? बहुत शुक्रिया जी। गुजारिश ये है जी कि वाकई इलेक्शन लड़ने के हवाले से हमारे यहाँ उमूमी तौर पर जो रिवाज मौजूद है वो यही है कि या तो कोई किसी बड़े सियासी खानवादे से ताल्लुक़ रखता हो, किसी बड़े मजहबी खानवादे से ताल्लुक़ रखता हो, किसी के बाप दादा जो है वो किसी बड़े मनसब पर रहे हों, कोई शोहरत का हामिल ख़ानदान हो, या दौलत के हवाले से कोई ख़ास एक सतह के लोग हों, तो तभी वो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। तो इसमें वाकई इन क्वाइफ में से कोई चीज़ भी हम पूरी तो नहीं कर रहे, दुरुस्त बात है ये, और शायद इसीलिए हम इलेक्शन में जा रहे हैं। उसकी वजह भी यही है कि इनमें से कोई चीज़ फुलफ़िल भी नहीं कर रहे, इसलिए कि जिन लोगों के यहाँ इस तरह की खसूसियात की जो आमिल लोग होते हैं, वो या तो अपनी पर्सनल प्रोजेक्शन के लिए, अपने पर्सनल एडजस्टमेंट के लिए, अपनी ज़ाती किसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, शोहरत के लिए, दौलत के लिए वो ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। उनके पेश नज़र आम आदमी का जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको बढ़ाना नहीं होता, आम आदमी की ज़िंदगी को बेहतर बनाना नहीं होता, अपनी कौमी हालत बेहतर बनाना उसके उनके पेश नज़र नहीं होता। इसलिए कि ये सारी चीज़ें और सियासत एक साथ जमा नहीं होते। दरअसल सियासी विजन, सियासी नुक्ता नज़र, सियासी नज़रिया वो सियासी जद्दोजहद के लिए ज़रूरी होता है। उसके बगैर ये जो बाकी कवायद आपने गिनवाए, उसके लिए एक ख़ास तबके की नुमाइंदगी तो की जा सकती है, जो बालादस्त तबका है उसकी नुमाइंदगी तो की जा सकती है, लेकिन जो ज़ेर दस्त हैं, कुचले हुए पिसे हुए लोग हैं, उनकी नुमाइंदगी नहीं की जा सकती। हम इलेक्शन में इसलिए आ रहे हैं कि जो आम लोग हैं उनकी आवाज़ बन सकें, आम लोगों के जो दुख दर्द है उन दुखों और दर्दों को हम ही समझ सकते हैं, इसलिए कि हम खुद आम लोग हैं और आम लोगों में रहते हैं। तो ज़ाहिर है कि एक आम आदमी ही आम आदमी का दुख दर्द समझ सकता है। इसलिए हमने इस रिवाज को बदलने के लिए इस मैदान में कदम रखा है। यकीनन हम जैसे लोगों के लिए इस एतबार से तो ये बहुत मुश्किल है कि दौलत के मुकाबले में, शोहरत के मुकाबले में, सरमाए के मुकाबले में, ख़ानदान के मुकाबले में हम कितने कामयाबियों के सफ़र तय करते हैं। लेकिन हमें ये यकीन है कि एक आम आदमी की हालत बदलने के लिए जो नुक्ता नज़र हमारे पास है वो हमारे मद्दे मुकाबिल किसी के पास नहीं है। लिहाजा हम इलेक्शन में जीत और बात की बात है, लेकिन हम अपनी जद्दोजहद में कभी नाकाम नहीं होंगे। बहुत अच्छी बात है। आज़ाद कश्मीर जो है ये छोटा सा पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे इतने वसाइल नहीं हैं कि यहाँ के नौजवानों और यहाँ के आवाम के मसाइल हल किए जाएं। लेकिन इस पे हमने देखा है कि आप जो है इस पे अक्सर बात करते हैं, असरार करते हैं कि यहाँ ये वसाइल से माला माल है और यहाँ ये मसले हल हो सकते हैं। इस पे आप हमें बताएं किस तरह मतलब आप मैनेज करते हैं इन चीज़ों को? देखिए, बड़ी साजिश के साथ और बहुत हिकमत और तदबीर के साथ हमारे लोगों के दिलो दिमाग में ये बात डाली गई है कि हम इस पहाड़ी खित्ते के रहने वाले लोग हैं। हमारी इस सरजमीन में कोई इतनी पोटेंशियल मौजूद नहीं है, इतनी इसमें सलाहियत मौजूद नहीं है कि यहाँ लोगों को रोज़गार और बुनियादी सहूलतें फराहम हो सकें। लिहाजा हमें किसी के सहारे ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। और एक जुमला तो फिर बहुत ज़ुबान ज़द आम है जो आपने नहीं दोहराया कि अगर आप पाकिस्तान से अलग हो गए तो खाएंगे कहाँ से। बिल्कुल जी। मैं सच बात आपको बताऊं कि ठीक है, एक दुख दर्द हमें है कि हमें रियासत जम्मू कश्मीर की कौमी उस हैसियत से अलग कर दिया गया, हमारे छोटे से 2.5 अजला के खित्ते को अपने मराकज़ से काट दिया गया। ये एक अलग सिचुएशन है, इस पर एक अलग बहस मौजूद है कि उसके असबाब क्या है, उसकी फिर दोबारा से पोजीशन कैसी होगी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो 40-45 लाख की आबादी पर मुश्तमिल 4,000
मरबा मील का एरिया है, इसमें भी इतनी पोटेंशियल मौजूद है, इसकी सरजमीन में इतनी खसूसियात मौजूद हैं कि अगर इनको बरूए कार लाया जाए और जो कुछ अभी तक मौजूद है उसको भाग के अवाम लाया जाए तो यहाँ का कोई आदमी अपने बुनियादी ज़रूरियात से जो है वो महरूम नहीं हो सकता। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कहता हूँ, अभी हाइडल प्रोजेक्ट है आज़ाद कश्मीर में, यहाँ दरिया जेलम जो है इसके ऊपर 5-6 हाइडल प्रोजेक्ट लग रहे हैं। अभी से हम 2530 मेगावाट 3000 मेगावाट बिजली जो है वो पाकिस्तान को प्रोड्यूस भेज रहे हैं और 2025 तक हमारी बिजली जो है उसकी पैदावार की शरह 5000 मेगावाट हो जाएगी। मैं कहता हूँ सिर्फ दो चीज़ें जो इस महकूमी में हमारे ज़िम्मे लगी हैं, महकूमी की अलामत है। नंबर 1 हमारे हाइडल प्रोजेक्ट और नंबर 2 हमारा फॉरेन रिजर्व। ठीक है, हमें बैरून दुनिया की खाद भी छाड़नी पड़ी महकूमी और गुलामी की वजह से। ठीक है, हमारे ऊपर आके हमारे पहाड़ियों के ऊपर बाहर से आके कब्जा करके उनके ऊपर हाइडल प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं। इस गुलामी और महकूमी में भी अगर इन दो वसाइल को आज़ाद कश्मीर के अवाम की मिल्कियत में दे दिया जाए, इसकी पैदावार को यहाँ हमारे हवाले कर दिया जाए तो आज़ाद कश्मीर के किसी शहरी को कहीं नौकरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इलावा ऐसी अगर हम आज़ाद हों, हमारे फैसले हमारे इख्तियार में हों, हम अपने वसाइल को खुद अब बुरेकार लाने के काबिल हों, तो मैं आपको बताऊं कि ज़रई अजनास में हमारा ये 4000 मरबा मील का एरिया इस कदर खुद कफील हो सकता है कि हमारे सिर्फ मीरपुर डिवीज़न जिसको कहते हैं, अगर उसमें उसकी ज़मीनों को पानी फराहम कर दिया जाए, उनको जदीद मशीनरी पहुँचा दी जाए, रोड एक्सेस हो जाए उनकी मंडियों तक, तो सिर्फ मीरपुर डिवीज़न आज़ाद कश्मीर भर की तमाम ज़रई अजनास को पूरा करने के बाद पाकिस्तान को अपनी ज़रई अजनास बेच सकता है। अच्छा, हमारा पुंछ डिवीज़न इसमें टूरिज़म की इतनी बड़ी पोटेंशियल मौजूद है। हमारी ये सरजमीन टूरिज़म के हवाले से इतनी रिच सरजमीन है कि अगर यहाँ टूरिज़म के जो मुतल्लिका जो लवाजमात हैं उसको इंडस्ट्री का दर्जा देके अगर उसकी ज़रूरतों को पूरा कर दिया जाए तो आज़ाद कश्मीर का कोई शहरी कहीं जॉब करने की उसको ज़रूरत नहीं है, उसको यहाँ का टूरिज़म जो है ना वो फैसिलिटेट कर सकता है। मुजफ्फराबाद डिवीज़न उसमें बिलखुसूस नीलम का एरिया और बिलउमूम मुजफ्फराबाद की जितने पहाड़ी इलाके हैं उनमें जितने ज़खायर हैं, जितनी मादनियात हैं, जितनी जड़ी बूटियाँ हैं, उनको अगर बुरोकार लाया जाए तो आज़ाद कश्मीर तमाम पूरे आज़ाद कश्मीर की ज़रूरियात को पूरा किया जा सकता है। यानी हमारी ज़राअत, हमारे जंगलात, हमारी मादनियात, हमारी ज़रई अजनास, हमारा टूरिज़म, ये वो कुदरती अशिया हैं कि जो कुदरत ने हमें इस सरजमीन पे मैसर हुई है, हमारे लिए मुहैया किए हैं। अगर इनको भाग के अवाम लाया जाए तो यहाँ के लोगों के तमाम बुनियादी मसाइल हमारे हल हो सकते हैं। बल्कि सच्ची बात है कि हम देने वाले हों, हम लेने वाला हाथ हों। बहुत मालूमाती बातें बताई बहरहाल आपने। ये तो वो बातें थी जो हम रियासती दर्जे पे आपसे हमने आज़ाद कश्मीर के लेवल की जो बातें थी आप कर रही थी, लेकिन चूंकि आप एक हल्का इंतखाब में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं तो आपके अपने हलके के अंदर वो कौन से मसाइल हैं या वो कौन से काम हैं जिनको आप तरजीह बुनियादों पे करना चाहेंगे? देखिए, हमारे हल्का इंतखाब के कुछ उमूमी मसाइल तो वही हैं जो पूरे आज़ाद कश्मीर के दीगर हल्कों के। बिल्कुल। कुछ मसाइल में तो हम मुश्तरक हैं और ये असम्बली लेवल का इलेक्शन लड़ने की हम बात कर रहे हैं। मैं अक्सर ये दोस्तों से कहा करता हूँ कि असम्बली लेवल का जब इलेक्शन लड़ा जाए तो उस वक्त कौमी लेवल की बातें की जाती हैं, कौमी दर्जे के मसाइल के ऊपर गुफ्तगू की जाती है। उस वक्त वो छोटे छोटे मसाइल पे गुफ्तगू नहीं की जाती। छोटे मसाइल पे गुफ्तगू के लिए छोटा इलेक्शन होता है जो हमारे यहाँ बड़ी साजिश की तरह नहीं होने दिया गया। बल्दियाती आज़ाद कश्मीर भर में जो हमारे उमूमी मसाइल हैं उन मसाइल का शिकार मेरा हल्का भी है और हमारा हल्का इंतखाब कुछ ज़्यादा ही है बदकिस्मती से। मैं आपको बताऊं कि पहली बात तो ये बताऊंगा कि बल्दियाती इलेक्शन नहीं होने दिए गए तो आज़ाद कश्मीर की असम्बली के मेंबरान आज तक बल्दियाती लेवल के काम ही करते आए हैं, उन्होंने इससे ऊपर का ना सोचा ना किया। यही बात। अब बल्दियाती दर्जे के मसाइल में भी सुदनौती का हमारा हल्का बहुत पीछे है। हालांकि हमारे पास बड़ी वजारतें रही हैं, इस वक्त तो वजारत ख़जाना भी हमारे पास है, वजारत सेहत भी है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की वजारत भी है और कहा यह जा रहा है कि आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म के राइट हैंड हमारे डॉक्टर नजीब नकी साहब हैं जिनकी बात को बड़ी वहाँ पजीराई मिलती है, लेकिन कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई हमारे हल्के में। बल्दियाती लेवल के काम भी बाकी अजला से हमारे बहुत कम है। मैं रहता पुंछ में हूँ, रावलाकोट में रहता हूँ,
मैं कहता हूँ कि रावलाकोट में जो रोड्स का काम हुआ है, इसका 50% काम भी हमारे पलंदरी के हल्के में नहीं हुआ है। अच्छा। ठीक हो गया। हॉस्पिटल के हवाले से, सेहत की सहूलतों के हवाले से, अभी पलंदरी का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अभी वो 15-20 साल से बनता जा रहा है, अभी तक वो बन के मुकम्मल नहीं हुआ। अभी मंग के हॉस्पिटल की इन्होंने को बुनियाद रखी है, उसकी बिल्डिंग बन रही है। यानी सेहत की सहूलतों के हवाले से आज तक इन 30-35 सालों में रावलाकोट की निस्बत हमारा हल्का बहुत पीछे है। अच्छा। लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश करूँ कि बात हल्का इंतखाब की नहीं है, बात उमूमी तौर पे आज़ाद कश्मीर के उन मसाइल की है जिनका शिकार मेरा हल्का भी है। मैं अपने हल्के के लिए जंग लड़ूंगा, लेकिन जंग वही होगी जब जफराबाद के किसी हल्के के लिए होगी, या मीरपुर के किसी हल्के के लिए होगी, या रावलाकोट के किसी हल्के के लिए होगी। मसलन हमारे हल्का इंतखाब में भी उसी तरह लोग बेरोजगार है जैसे आज़ाद कश्मीर में बाकी जगहों पे। ठीक है। बेकारी और बेरोजगारी के बायस मनशियात के धंधे में हमारी नई नस्ल बढ़ रही है। हमारे यहाँ रोजगार नाम की कोई चीज़ नहीं है, और हमारी अक्सरियती आबादी है वो बैरून दुनिया में अपनी मेहनत बेचने पे मजबूर है। ये हमारे हल्के का भी मसला है, ये पूरे आज़ाद कश्मीरी लोगों का भी मसला है कि रोज़गार नहीं है हमारे यहाँ। रोज़गार के हवाले से कोई प्लानिंग नहीं है, कोई मनसूबाबंदी नहीं है। इसके अलावा तालीम की सहूलतें, सेहत की सहूलतें न होने के बराबर है। यानी हमारे तमाम लोग अब अपनी मदद आपके तहत ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब लोग रोड्स भी अपनी मदद आपके तहत बनाना शुरू हो गए हैं, हॉस्पिटल भी अपनी मदद आपके तहत बनाना शुरू हो गए हैं, तालीम भी अपनी मदद आपके तहत देना शुरू हो गए हैं। यानी सब कुछ अब अपनी मदद आपके तहत हो रहा है। ये वो जुल्म है कि जिस जुल्म के ख़िलाफ़ हम सदाए एहतिजाज बुलंद किए हुए। अलबत्ता मैं आपको अपने हल्के इंतखाब के हवाले से बड़ी स्पेशल ये बताऊँ कि सेहत और रोड की वो सहूलतें जो उमूमी तौर पर बाकी कुछ जगहों में हमसे बेहतर हैं, हमारे यहाँ वो भी मौजूद नहीं है, इसलिए हमारी लड़ाई ज़रा डबल हो जाती है। बहुत खूब। अच्छा, आपके जो मद्दे मुकाबल उम्मीदवारान हैं वहाँ पे, उनकी शख्सियत के में और उनके किरदार के हवाले से आप क्या तबसरा करेंगे? अच्छा, एक बात मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि हमारे मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार इस इंतखाब में तो अभी सामने ही नहीं आ रही। एक बात मैं आपको बताऊँ, अच्छा। अभी तक हमारे हल्का इंतखाब में जो वज़ीर मौसूफ़ है डॉक्टर नजीब नक्की साहब, उनके बारे में ये यकीन से कहा जा सकता है कि वो दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे। और ये नहीं पता कि मुस्लिम लीग नून में ही रह के लड़ेंगे या MC में जाएंगे, चूँकि बहरहाल इनके लिए ये सियासी जमातें बदलना कोई मसला नहीं होता। तो इस वक्त तक जो वाज़े और दो टोक पोजीशन है हमारे हल्के में, वो सिर्फ डॉक्टर नजीब नक्की साहब की है। इसके अलावा किसी की पोजीशन अभी तक क्लियर नहीं है। ठीक है भैया। इस दफ़ा हमारे मौलाना सईद यूसुफ खान साहब इलेक्शन लड़ा करते थे, पिछले 2 इलेक्शन में उन्होंने अच्छा खासा वोट लिया है, बड़ा वोट बैंक रहा उनका। लेकिन इस मरतबा उनके बारे में भी खबरें आ रही हैं कि वो भी कहीं एडजस्टमेंट के उसमें हैं, यानी वो कहीं ना कहीं असम्बली में पहुंचना चाहते हैं, उसके लिए उन्हें कहीं एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो उसके लिए तैयार है, इसलिए वो भी इंतखाबी मुहिम में नज़र नहीं आ रहे। दीगर जो लोग हैं PTI की हुक्मरान जमात है, हुक्मरान जमात में से 10 लोग जो है वो टिकट के लिए अप्लाई किए हुए हैं, उनका पता नहीं चलता। जिन बेचारों को अभी 3 माह पहले तक ये पता नहीं है कि उन्होंने इलेक्शन लड़ना है नहीं है लड़ना, तो उनके ऊपर मैं क्या तबसरा करूँ। और वैसे ज़ाती तौर पे तो मैं किसी के ऊपर तबसरा करना इतना पसंद भी नहीं करता। शख्सी झगड़ा ही नहीं है जी, सच्ची बात मैं आपको बताऊँ कि किसी से शख्सी झगड़ा नहीं है। मेरे लिए डॉक्टर नजीब नकी साहब भी बहुत काबिल एहतराम है, मौलाना सईद यूसुफ खान साहब भी बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम है, और उनके अलावा जो भी लोग आएंगे वो सारे काबिल एहतराम है। लेकिन एक बात मैं आपसे ये ज़रूर शेयर करूँगा कि मेरे हल्का इंतखाब में कोई एक आदमी इंक्लूड डॉक्टर नजीब नकी साहब की पॉलिटिकल विजन के एतबार से इस काबिल नहीं है कि उसको फॉलो किया जाए। यानी पॉलिटिकल जो विजन है, जो सियासी नुक्ता नज़र है, या जो सियासी जद्दोजहद है, उसके हवाले से मैं अपने मद्दे मुकाबिल कैंडिडेट्स का सब एहतराम करने के बावजूद ये कहूँगा कि वो कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं है। हाँ, छोटे मोटे लोगों के कामों के ऊपर गुफ्तगू की जा सकती है विद ड्यू रिस्पेक्ट, कि इस हवाले से ना तो उनकी सियासी जद्दोजहद की कोई तारीख है, ना कोई सियासी भी है। अच्छा, इसके अलावा एक सवाल आपसे यह बनता है, आप चूँकि एक आज़ादी पसंद इनकलाबी सियासी जमात के रहनुमा भी हैं, और यहाँ पे जो आज़ादी पसंद जमातों का वतीरा रहा है कि इलेक्शन में जाने से पहले वो ये कहते हैं कि इलाक़ की शिक पे जो है हम साइन नहीं करेंगे, तो ये इलाक़ की शिक पे चूँकि आप साइन करेंगे, आपने जो फ़ैसला किया है, तो कहीं ये आपके नज़रियात से या सियासी जो नज़रियात हैं आप उनसे मुतसादम नहीं हो रहा? इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे ऊपर जो इस वक्त जबर है हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, उस जबर में बेशुमार ऐसे जबरी कवानीन मौजूद हैं
कि जिनके तहत हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। महकूम कौमें हमेशा हाकिम कौमों के जाबिराना और जालिमाना कवानीन के मातहत ज़िंदगी गुजारती होती हैं, वो आज़ाद नहीं होती। ना उनकी सियासत आज़ाद होती है, ना उनकी मईशत आज़ाद होती है, ना उनकी माशरत आज़ाद होती है, वो किसी एतबार से भी आज़ाद नहीं होती। लेकिन कुछ चीज़ें फिर बहुत ज़्यादा आप यूँ समझें कि ग़ुलामी की अथाह गहराइयों में गिरने का बायस बनती हैं। उसमें एक ये भी है कि हमें मजबूर किया जा रहा है आईनी और कानूनी तौर पर मुसल्लत जबरी कानून के तहत कि आप पाकिस्तान के साथ इल्हाक की शिक को साइन करके यहाँ सियासी जदोजहद कर सकते हैं, यहाँ इलेक्शन लड़ सकते हैं। इस ज़िमन में ये शिक लाई इसलिए गई थी ताकि आज़ादी पसंदों को इलेक्शन से बाहर रखा जाए। अच्छा, ये इलेक्शन में ना आए, चूँकि ये महज आज़ादी की बात नहीं करते, ये लोगों की मुआशी आज़ादी की भी बात करते हैं, ये लोगों की समाजी आज़ादी की भी बात करते हैं, ये फ़िक्र व नज़र पे सियासत करने वाले लोग होते हैं, ये मकासद और नस्बुलैन पे सियासत करने वाले लोग हैं। और बाकी चूँकि सारे मफाद परस्त ग्रोह होते हैं, लिहाजा मफाद परस्त ग्रोह के लिए तो खुली छुट्टी है, लेकिन जो लोग किसी फ़िक्र व नज़र के तहत सियासत करते हैं उनके लिए पाबंदियाँ लगाई जाती है। पहली बात तो ये है कि इस तरह के जबरी इल्हाक को हमने ना कभी तस्लीम किया, ना आइंदा तस्लीम करेंगे। अगर हम तस्लीम करते तो हम अपनी पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर्ड करवाते, बतौर पार्टी इसको तस्लीम करते, और बतौर पार्टी तस्लीम करने के बाद इसमें जाते। हमने ना तो अपनी पार्टी रजिस्टर्ड करवाई और ना हमने इस इलाके को तस्लीम किया। रही ये बात कि हम शिक को क्यों साइन करेंगे इलेक्शन कमीशन में जाके, बात यह है कि हम ऐसे ही इसको दस्तखत करेंगे जैसे हम मजबूरन अपनी जेब में शनाख्ती कार्ड डाले हुए। देखिए, हमारा शनाख्ती कार्ड हमारी कौमी शनाख्त का नहीं है, वो एक जबरी तौर पे पाकिस्तानी शनाख्त का एक शनाख्ती कार्ड हमें जेब में है। लेकिन चूँकि सफरी दस्तावेज़ एक तारुफी दस्तावेज़ है, हम जैसे अपना पासपोर्ट पाकिस्तान का यूज़ करते हैं दुनिया में सफ़र के लिए, ऐसे ही हम इस शिक को भी मजबूरन साइन करेंगे। लेकिन किसी मजबूरी के साइन को ये कहना कि हमने उसको तस्लीम कर लिया, ये बात दुरुस्त नहीं है। और वैसे भी मैं आपको एक बात बताऊं कि हाकिम कौम की ये बड़ी बदबख्ती होती है, वो ये समझती होती है कि जबर से कुछ चीज़ें मनवा दी जाएंगी, जबर से चीज़ें नहीं मनवाई जा सकती। और तारीख़ में ये कोई नया वाक़या नहीं है कि हम किसी इलाके शिक को साइन करेंगे। तारीख़ी तौर पर जहाँ जहाँ कौमें महकूम रही हैं, उनको एक वक्त में हाकिम कौमों के कवानीन को बादिल नाखास्ता तस्लीम करना पड़ा है, तब जाके उन्होंने अपनी आज़ादी की जदोजहद को कामयाबी से हमकिनार किया। हिंदुस्तान उसकी सबसे बेहतरीन मिसाल है। हिंदुस्तान में जब 1935 का एक्ट ऑफ इंडिया आया तो 37 का जो पहला इलेक्शन हुआ वो इंडियन एक्ट के मातहत हुआ, जो बरतानिया ने यहाँ भेजा था उस एक्ट के मातहत हुआ। तो वो दरअसल मलका बरतानिया से वफादारी का जो है वो इलेक्शन था। लेकिन हिंदुस्तान की कांग्रेस आज़ादी पसंद पार्टी ने वो इलेक्शन लड़ा है, मुस्लिम लीग ने लड़ा है, इसलिए कि जाहिर है कि उसके पास कोई चारा नहीं था। तो हम इसको बादिल नाखास्ता एक ज़ाहिरी तौर पे शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट की तरह तस्लीम कर लेंगे, लेकिन हम ज़हनी तौर पे कभी इसको तस्लीम नहीं कर सकते, इसलिए कि ये जबर है, जुल्म है, नाइंसाफ़ी है। लेकिन मैं एक बात आपको और बता दूँ यहाँ एडिशनली, वैसे अगर किसी कानूनी तरीके से, जायज़ इंसानी तरीके से अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान हमसे इलाक़ की तवक्को रखते तो हम उस इलाक़ से भी रूगर्दानी न करते। इलाक़ भी होते इलाक़ होते रहते हैं, इलाक़ दो तरफा एक मायदे का नाम होता है। इलाक़ बनते भी रहते हैं, इलाक़ टूटते भी रहते हैं, लेकिन इलाक़ से जो हमारे यहाँ जो नफरत पैदा करवाई ना, वो इनके जबरी इलाक़ ने करवाई, कोई शक नहीं। वरना रज़ाकाराना तौर पे इलाक़ बनने और टूटने में कोई मसला नहीं होता। हम नेशनलिस्ट हैं, हम शाउनिस्ट नहीं। हम नेशनलिज्म में शौनिज्म के कायल नहीं हैं। हम कौमों से बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात कायम रखने के रवादार हैं, पहले भी थे, आइंदा भी होंगे, लेकिन ये जबरी इलाक़ किसी तौर पे काबिल कबूल नहीं होगा। बहुत अच्छी बात है। जैसा कि हम देखते हैं कि हिंदुस्तान ने जो अपने मकबूजा खित्ते को 5 अगस्त के वाक़े के साथ अपना मतलब हिस्सा डिक्लेयर कर दिया है, तो यही काम अगर पाकिस्तान भी अपने इंतज़ामी जो मकबूजा इलाके हैं उनके लिए करता है, तो आप कौमी आज़ादी का क्या रोड मैप देंगे? देखिए सर, सबसे जो इस वक्त गंभीर और पेचीदा मसला है वो यही है। ठीक है, जिस मसले ने हमें 5 अगस्त के बाद बेचैन किए रखा, और शायद 5 अगस्त के बाद कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा, कोई रात ऐसी नहीं गुजरेगी जिसमें हमने इसको सोचे बगैर, इसकी तदबीरें बनाए बगैर, इसके ऊपर गौर व फिक्र किए बगैर आराम किया हो। मैं आपको बताऊं कि हिंदुस्तान ने कंट्रोल कर लिया, इसका एक तारीखी बैकग्राउंड है चीज़ों का, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, मुख्तसर इंटरव्यू कर रहे हैं आप। हिंदुस्तान ने कब्ज़ा और कंट्रोल कर लिया, और कब्ज़ा और कंट्रोल हिंदुस्तान का पहले भी था, आज भी है। अब हिंदुस्तान उसको अपने आइन में जायज़ करार देता है,
और पहले वो अपने आइन में उसको नाजायज़ करार देता रहा है, ज़ाहिर है। यही बात। तो कब्ज़ा और कंट्रोल जायज़ और नाजायज़ हमारे नज़दीक होते ही नहीं है। वो पहले भी नाजायज़ था, वो आज भी नाजायज़ है, वो आइंदा भी नाजायज़ होगा। बिल्कुल। लिहाजा इस तरह की नाजायज़ कब्ज़ों और ग़ुलामियों को कौम तस्लीमी करती है और इससे कौम ग़ुलाम ओढ़ी जाया करती। इस तरफ भी पाकिस्तान ये करने जा रहा है और GB से अभी इन्होंने करारदाद असम्बली से मंजूर करवाई है। अब आज़ाद कश्मीर में भी इसी तरह की सो कॉल्ड किस्म की असम्बली बनाना चाहते हैं, उसी करारदाद सामने लाएंगे। मैं पहली बात तो आपसे ये अर्ज़ करूँ कि जबर से, ज़ोर ज़बरदस्ती से, आइनी हथकंडों से कौमों को ग़ुलाम नहीं रखा जा सकता, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन महज ये जुमले कह देने काफ़ी नहीं है। सवाल ये है कि अब पॉसिबिलिटी क्या है। अब हम सियासी जिद्दोजहद के कौन से रास्ते इख्तियार करें जिनके ज़रिए से हम रियासत जम्मू कश्मीर की कौमी आज़ादी और वहदत को भी यकीनी बना सकें। और इस खित्ते की जो 2 अरब से ज़ायद इंसानी आबादी है वो पूरी, यानी पूरा साउथ एशिया जो है वो जंग जदल से बाहर निकल के अमन और खुशहाली की ज़िंदगी गुजारे। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इस ज़मन में जो हमारे पेश नज़र है, मुख्तसर बात कर रहा हूँ, कभी रियासत जम्मू कश्मीर के इस मसले पर मुस्तकिल एक सेशन होना चाहिए हमारा, उस पर हमें बात करनी चाहिए कि हमारे पास ये आज़ाद कश्मीर का GB का खित्ता है जिसमें हमारी रसाई भी है, जिसमें हमारा आना जाना भी है, जिसमें हम सियासत भी कर सकते हैं, जिसमें हम जिद्दोजहद भी कर सकते हैं। यही बात। हम अपने पैरों तले जो ज़मीन है उसी को बुनियाद बना के जिद्दोजहद आज़ादी की बुनियादें बनाएंगे। हमारा मानना ये है कि आज़ाद कश्मीर और वजीरिस्तान को सबसे पहले अंदरूनी खुद मुख्तारी दी जाए, अंदरूनी आज़ादी दी जाए। ये 2 ऐसे खित्ते हैं कि जिनकी अपनी एक पहचान बन चुकी है, जिनकी अपनी असम्बलियाँ ऑलरेडी बनी हुई है। इन खित्तों को 2 आज़ादाना यूनिट्स के तौर पे अपने अपने इख्तियारात एक्सरसाइज करने का मौका दिया जाए। फिर इन दोनों खित्तों के ऊपर एक आइन साज असम्बली बनाई जाए। ठीक। वो आइन साज असम्बली पाकिस्तान की कौमी असम्बली से मायदा करे। पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है, पड़ोसियों से कभी दुश्मनी नहीं की जाती। कोई शक। पाकिस्तान की कौमी असम्बली और रियासत जम्मू कश्मीर की इस खित्ते की आइन साज असम्बली वो आपस में दिफाई मायदा भी करें, दिगर एग्रीमेंट्स भी करें। ठीक है। पाकिस्तान उस वक्त तक इन खित्तों की दिफा की जिम्मेदारी ले जब तक ये खित्ते अपनी कौमी आज़ादी और वहदत को यकीनी बना सकें। हम अपनी वजारत ख़ारजा हमारी हमें दी जाए, हम दुनिया में जाके अपना मुकदमा खुद लड़ेंगे। देखिए, दुनिया हमारी बात पे तवज्जो भी नहीं देती, दुनिया पाकिस्तान की बात पे तवज्जो भी नहीं देती, इसलिए कि पाकिस्तान ने इसको अपना सरहदी तनाज़ा बनाया हुआ है और दुनिया को इसके सरहदी तनाज़े से कोई ताल्लुक नहीं है। ये हमारी कौमी आज़ादी का मसला है, ये 2 करोड़ इंसानों के फ्यूचर का मसला है, एक तारीखी सरजमीन का मसला है। हमें इख्तियार दिया जाए, हम हिंदुस्तान को जो इक़दाम हिंदुस्तान ने किया उसको भी फेल कर सकते हैं सियासी बुनियादों पर, सियासी जिद्दोजहद के ज़रिए से, और हम अपनी कौमी आज़ादी और वहदत को भी यकीनी बना सकते हैं। और अगर इसमें पाकिस्तान हमारा मुआविन और मददगार साबित हो तो यकीनन पाकिस्तान भी हमारे ज़रिए विन विन सिचुएशन में चला जाएगा। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान विन विन सिचुएशन में नहीं है। मसला कश्मीर को जूं का तूं रख के या इसकी बंदर बांध करके पाकिस्तान को इंडिया की एक फैली रियासत बनाने की तरफ सफ़र करवाया जा रहा है और मुस्तक़बिल में हमें पाकिस्तान या तो चाइना की कॉलोनी नज़र आ रहा है या अमेरिका की मदद से इंडिया की फैली रियासत नज़र आ रहा है। इसलिए हम ये समझते हैं कि अब उसका रोड मैप यही है कि हम यहाँ इस खित्ते को एक बावकार, एक आज़ाद, एक खुशहाल स्टेट बनाएं, इसमें एक आइनसाज असम्बली बनाएं, इसकी अपनी वजारत ख़ारजा हो, ये दुनिया में जाकर अपना मुकदमा खुद पेश करे और तब हिंदुस्तान को बैकफुट पे जाने पे दुनिया मजबूर करे और रियासत जम्मू कश्मीर की कौमी आज़ादी और वहदत का दोबारा सूरज तुलू हो, जो इस पूरे साउथ एशिया को, एक बात मैं आपसे अर्ज़ करूँ, साउथ एशिया में हिंदुस्तान पाकिस्तान 2 बड़े काउंटेबल मुल्क हैं जिनकी देरीन दुश्मनियों ने इस पूरे रीजन को आग और खून की उसमें जो है वो ले जाने की तरफ चला गया ये खिता। हमारी ये ख्वाहिश है कि ये पूरा खित्ता तरक्की करे। अब दुनिया की उभरती हुई ताकतों का मुकाबला महज एक मुल्क नहीं कर सकता, पूरा रीजन मिलकर कर सकता है। और उसके लिए साउथ एशिया में मसला कश्मीर को कश्मीरी कौम की उमंगों की तर्जुमानी करते हुए इनकी उमंगों के मुताबिक हल करना ये ज़रूरी है, वरना यहाँ कभी अमन नहीं आएगा। उसके लिए हमारी एक स्ट्रगल है, एक जिद्दोजहद है, जिसके ऊपर कभी तफसील से आपसे बात करनी चाहिए। बहरहाल जो रोड मैप आपने दिया है, मैं ये ख्वाहिश करूँगा कि यहाँ का जो इंटेलेक्चुअल हल्का है, जो मुहर्रिक लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हैं तहरीकों में, वो इस पर गौर करें और इस पर डिबेट होनी चाहिए। आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि जो यहाँ के इंतखाबात हैं, जो इलेक्शन कैंपेन है, इसमें बेतहाशा अखराजात होते हैं
और आप जैसा सफ़ेद पोश आदमी जो है वो किस तरह इनको कर पाएगा इतना खर्च, ये सारी चीज़ें? देखिए, ये बात तो दुरुस्त है कि इलेक्शन एक बिजनेस बन गया है यहाँ, एक कारोबार बन गया है। और कारोबार में लोग पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर इन्वेस्टमेंट के बाद खरीद जो कमाते हैं। यही बात। हम इसे बहुत बड़ी इबादत समझ के कर रहे हैं, बहुत नेकी का काम करके समझ रहे हैं। अच्छा। हम जैसे अपने बच्चों पे खर्चा करते हैं, अपनी फैमिली पे खर्चा करते हैं, अपनी ज़रूरत की चीज़ें पूरी करते हैं, हम वैसे ही इलेक्शन पे भी जायज़ खर्चा करना अपने बुनियादी अखराजात का हिस्सा समझते हैं। ठीक है। वही इतना ही खर्चा जितना हम अपने घर के लिए या अपनी ज़ात के लिए या अपने किसी दोस्त के लिए कर सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद के लिए कर सकते हैं। हम बहुत ज़्यादा सरमाए का माहौल नहीं बनाएंगे, बहुत ज़्यादा सरमाया लगा के जो है वो इलेक्शन में आके हम इसको बिज़नेस के तौर पे नहीं करेंगे। हम अपने जज्बों से लड़ेंगे, हम जो है अपने एहसास से, अपने जज्बे से और अपने विजन से लड़ेंगे इलेक्शन। हम जहाँ तक मुमकिन हो सका लोगों के पास जाएंगे, उनको बात समझाएंगे और जहाँ जहाँ तक पैगाम पहुँच सकता है वो पहुँचाएंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा अखराजात चूँकि हमारे बस में नहीं है, जैसा हम करेंगे नहीं। और जो छोटे मोटे भी होते हैं वो हम अपने अपने दोस्त अहबाब जो है उनकी मदद से जो है वो इसमें कर रहे हैं। जो हमारे बहुत क्लोज रिलेशन में दोस्त हैं वही हमारे जो छोटे मोटे सफरी अखराजात या तशहीर के जो अखराजात हैं वो हम करेंगे। इसके अलावा हम ज़्यादा सरमाया इस पर लगाना नाजायज़ समझते हैं और ये हम ये समझते हैं कि इस रिवाज को बदलना चाहिए ताकि एक आम आदमी, जैसे शादी ब्याह होता है ना, तो बहुत बड़ा मालदार आदमी बड़ी महंगी शादी कर लेता है, एक आम आदमी शादी से ही बेचारा रह जाता है, वो शादी ही नहीं कर पाता कि यार इतनी शादी में इतने अखराजात नहीं होते तो मैं शादी, चलो 40-40 साल 50-50 साल लोग शादी के इंतजार में बैठ जाते हैं। तो उन मालदारों को चाहिए कि वो शादियाँ शादी करें ताकि आम आदमी के लिए भी शादी आसान हो जाए। ऐसे हम समझते हैं कि हम इलेक्शन लड़ें, हम भी सरमाए के जोर पे इलेक्शन लड़ें, हम भी दोस्तों की कुर्बानियाँ लें और आम आदमी के लिए हम और मुश्किल पैदा करते हैं, तो इसकी कोई गुंजाइश नहीं। हम बड़ी सादगी से इलेक्शन लड़ेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब सजाद अफजल साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे।